हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों हमने लास्ट टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, वो था हमारा मिट्रल स्टेनोसिस। तो मिट्रल स्टेनोसिस का हमने बेसिक्स, उसके कॉज और उसका जो साइन एंड सिम्टम है उसके बारे में पढ़ लिया था, और उसका जो पूरा मैकेनिज्म था, जो साइन एंड सिम्टम उसमें आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे ये भी हम जान चुके थे। ठीक है, कॉज को भी हमने जान लिया था, किस वजह से मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिल रहा था। आज हम बात करेंगे कि मिट्रल स्टेनोसिस अगर किसी को है, किसी पेशेंट को, तो हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, मतलब कंफर्म कैसे करेंगे कि हाँ उसको मिट्रल स्टेनोसिस ही है। और जब हम उसको कंफर्म कर लेंगे, डायग्नोसिस उसकी हो जाएगी, तो उसका आगे क्या ट्रीटमेंट रहेगा, किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, मेडिकली भी और सर्जिकली भी, यानी कि मेडिसिन के थ्रू भी और नॉन मेडिसिन यानी कि सर्जरी के थ्रू भी हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम जानते हैं पहले डायग्नोसिस के बारे में कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे उसकी। ठीक है, अब डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना है, पहले तो क्या होगा कि पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर के पास क्या है, पेशेंट आएगा और डॉक्टर क्या है, उसका जांच करने से पहले, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और कुछ साइन और सिम्टम हमें दिख जाते हैं जिससे कि हमें ये अनुमान लगता है कि हाँ ये पेशेंट इस तरफ जा रहा है कि इसको हो सकता है कि मिट्रल स्टेनोसिस हो। उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट लिख के देते हैं, आप ये टेस्ट कराइए। ठीक है, तो पेशेंट आया हमारे पास, तो पेशेंट का हम क्या करेंगे, हार्ट से अगर रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, मतलब स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उससे हार्ट साउंड को सुनते हैं। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट होगा मिट्रल स्टेनोसिस वाला, तो उसमें जो हमें हार्ट साउंड सुनाई देगी, फर्स्ट जो हार्ट साउंड होगी हमारी, वो हमें लाउड सुनाई देगी। लाउड क्यों सुनाई देगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से क्या है, इसकी हार्डनिंग हो गई है। किसकी हार्डनिंग हो गई है, मिट्रल वॉल्व की। और जब मिट्रल वॉल्व की हार्डनिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड को यहाँ से मूव करने में, यहाँ तो जब नॉर्मल था तो मूव इजीली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल्व को, ब्लड को मूव होने के लिए यहाँ पे क्या प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो प्रेशर लगाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो साउंड क्या होगी, जब वाल्व इसमें क्लोज होंगे तो साउंड क्या है, इसमें पहले के मुकाबले, नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा आएगी। एग्जाम्पल के लिए एक गेट है, दो गेट है, एक गेट क्या है हमारा बहुत टाइट है और एक गेट क्या है लूज है, एकदम ठीक है। तो टाइट जो गेट होगा, ठीक है, जो स्टिफ होगा गेट, उसमें क्या अगर हम बंद करेंगे खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और जो लूज गेट है मतलब जो ठीक है वो आवाज़ नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से हार्डनिंग हो गई और टाइट हो गया वॉल्व, बहुत मूवमेंट उसका कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जब फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी हमारी, जब ये वॉल्व बंद होगा तो उससे क्या होगी, ये क्या है ज़्यादा आवाज़ करेगा, क्योंकि यहाँ से एक तो ब्लड के फ्लो में भी दिक्कत आ रही है और उसमें हार्डनिंग की वजह से क्या है, साउंड क्या है इसमें लाउड सुनाई देगी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है हमें क्या होगी, लाउड सुनाई देगी। ठीक है, इसमें अगर हम इसको पेशेंट को अस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, दूसरा है हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर क्या है, एक साउंड आती है, मर्मर साउंड इसमें आएगी, जैसे कि इसमें जब ब्लड फ्लो करेगा तो नॉर्मली जाएगा, लेकिन इसमें से जब ब्लड फ्लो करेगा तो वो बहुत ही क्या है, थोड़ा सा मुश्किल से जाएगा, तो रब करते हुए जाएगा, एक रबिंग जैसी आवाज़ आती है। इसे मैं अभी वैसे बता नहीं सकता, आप यूट्यूब में कहीं भी जाके हार्ट मर्मर की जो साउंड है सर्च करके एक बार सुन सकते हैं उसको। ठीक है, तो क्योंकि और वो किस वजह से होगी, हार्ट जब ये वॉल्व से क्या है फ्रिक्शन होकर ब्लड जाएगा, मुश्किल से जाएगा बहुत निकल के, तो उसकी वजह से एक साउंड आती है, उसको बोलते हैं हम हार्ट मर्मर, जो है इसमें हमको सुनाई देगी। दूसरा है, इसके बाद हमारा है जेवीडी, जगुलर वेन डिस्टेंशन, मतलब जो पेशेंट की जगुलर वेन है वो डिस्टेंट हमें दिखाई देगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फोटो, उसमें देखिए पेशेंट की जो जगुलर वेन है वो डिस्टेंट दिखाई दे रही है। अब वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ब्लड का फ्लो आगे नहीं हो पा रहा वेंट्रिकल में, ये बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो होते हुए लंग्स में जाएगा, फिर बैक फ्लो होगा, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और उसके बाद लेफ्ट राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से भी बैक फ्लो जब होने लगेगा, और राइट हार्ट भी हमारे जब फेल होने लगेगा, तो क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है सारा ब्लड, और यहाँ पर ही हमारा क्या है, सुपीरियर वेना का के ऊपर ही हमारा जगुलर वेन होती है। तो बैक फ्लो के वजह से जगुलर वेन भी क्या है हमारी डायलेट होने लगती है, डिस्टेंशन होने लगता है, वो मोटी हो जाती है। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा जो फोटो दिख रहा होगा पेशेंट का। ठीक है, तो वो होता है हमारा जेवीडी। पेशेंट की आप जगुलर वेन देख के भी पता कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट राइट हार्ट फेलियर का है। ठीक है, इससे भी क्लियर हो जाता है, ये भी एक हमारा क्या है, साइन है। फिर है एडिमा और एसाइटिस, मैंने आपको बताया क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक तो ऊपर की तरफ भी बैक फ्लो होगा सुपीरियर वेना कावा में, और एक नीचे की तरफ भी बैक फ्लो होगा इन्फीरियर वेना कावा में।
तो इन्फीरियर वेना कब है, यानी कि हमारा नीचे की तरफ लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड आ रहा है। तो जब बैक फ्लो हो रहा है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी ब्लड क्या है, जमा होने लगेगा, तो उसके वजह से पैरों में सूजन आ जाएगी, एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। और वो कौन सा एडिमा होगा, पिटिंग टाइप का एडिमा होगा। मतलब पिटिंग एडिमा क्या होता है, इसमें हम दबाते हैं तो उसमें गड्ढा पड़ जाते हैं। ठीक है, तो पिटिंग टाइप एडिमा देखने को मिलेगा। एसाइटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड क्या है हमारे जो हमारा क्या है पेरिटोनियम है उसमें भी क्या है बहुत सारा फ्लूइड क्या है जमा होने लग जाता है, और हमारे लीवर में हेपेटोमेगैली हो सकती है। ठीक है, ये सब रीजन भी इसके हो सकते हैं। मतलब इसमें देखने को साइन हमें मिलेगा, किस वजह से देखने को मिलेगा, राइट हार्ट फेलियर के वजह से। और राइट हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है, बैक फ्लो लगातार होने के वजह से। फिर है हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन, ईसीजी वगैरह कराएंगे या फिर आपको वैसे ही जब अस्कल्टेट करेंगे पेशेंट को तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आपको एक तो एरिथमिया देखने को मिलेगा, रिदम मतलब सेम नहीं है उसमें, और बहुत तेज हार्ट रेट होगी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमारे फिजिकल जो है इसमें फिजिकल जब एग्जामिनेशन करेंगे तो ये कुछ साइन आपको देखने को मिलेंगे, और ये जब साइन आपको देखने को मिलेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं उसको कि हाँ पेशेंट जो है हमें कहीं ना कहीं मोर देन 80% चांस ये है कि ये हार्ट फेलियर का है। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब क्या क्या टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकती है। पहली है हमारी ईसीजी, हम उसको कराएंगे पेशेंट को बोलेंगे ईसीजी कराने के लिए। ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एट्रिया जो है यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगता है। ठीक है, दूसरा है हमारा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, इसकी जो हमारी जो वेंट्रिकल की जो मसल्स है, किसकी, राइट वेंट्रिकल की, इसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है इसमें मसल मास ज़्यादा हो जाएगा, ये साइज में बड़ी हो जाएगी। कौन सी मसल बड़ी हो जाएगी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल की, RVH लिखा है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अब यह राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्यों हो रहा है, देखिए वॉल में दिक्कत थी, ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, यहाँ से बैक फ्लो स्टार्ट हुआ, बैक फ्लो होते होते हमारे लंग्स में गया, और क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए आ रहा था तो यहाँ पे क्योंकि आगे फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो क्या है सारा का सारा लोड, क्योंकि पीछे से पंप कौन कर रहा है, हमारा राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर रहा है, तो उसके वजह से क्या है इसको पंप करेगा तो पंप आगे हो नहीं पा रहा है, तो उसको क्या है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो इस पर वर्कलोड क्या है बढ़ जाएगा, किस पे, राइट वेंट्रिकल पे लोड बढ़ेगा, इसको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी पंप करने के लिए इसका आगे को। तो जैसे जैसे इस पर लोड बढ़ता रहता है, जैसे कि आप जिम वगैरह जाते हैं तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेट ज़्यादा उठाते हैं, अपने मसल पे जितना लोड देंगे मसल का साइज उतना ही बढ़ जाता है। तो जैसे इस पर लोड पड़ेगा राइट वेंट्रिकल की मसल्स पे, जब लोड पड़ता है तो इसमें भी क्या है मसल का साइज बढ़ जाता है और हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और ये अंदर की तरफ क्या है बढ़ने लगती है। इसमें क्या है हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पे तो कोई लोड नहीं है क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा, वो अपना नॉर्मल बेचारा पंप कर रहा है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होगी, और लेफ्ट एट्रियम का क्या है हमारा डायलिटेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत सारा फिल हो रहा है तो यहाँ पे ये डायलेट कर देगा और यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हमें ईसीजी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर है हमारा चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं। अब चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, एक तो इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम जो है वो इनलार्ज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, एक्सरे देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, इसमें लार्ज क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम है। और साइंस किसके मिलेंगे आपको, पल्मोनरी वेन कंजेशन के, पल्मोनरी वेन में कंजेशन के आपको कुछ एक्सरे में साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें देखने को मिल सकती है, प्लूरल एडिमा देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता, सॉरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसमें देखने को नहीं मिलेगा एक्सरे में, प्लूरल एडिमा और प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल एडिमा या पल्मोनरी एडिमा या प्लूरल इफ्यूजन दोनों देखने को मिल सकता है एक्सरे में। ठीक है, फिर है हमारा इकोकार्डियोग्राफी, क्या है हमारा एक प्रकार का 2D अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, इसमें हम साउंड वेव का यूज़ करते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा सबसे अगर गोल्ड स्टैंडर्ड में कहूँ तो वो है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हमारा इकोकार्डियोग्राफी है। इसमें हमें क्या है पूरा स्ट्रक्चर हार्ट का, बॉल वगैरह सब कुछ क्लियरली दिख जाते हैं, इंजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग पावर कितनी है, ठीक है, हर चीज़ इसमें क्या है एकदम क्लियर हो जाती है। तो इकोकार्डियोग्राफी से काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है। फिर है हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसमें क्या करते हैं हम, एक कैथेटर होता है उसको आर्टरी के थ्रू, हमारा कहाँ तक, आर्टरी के थ्रू हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कैथेटर है,
ये कैथेटर है, ये पाइप होता है एक प्रकार का, और इसको हम आर्टरी के थ्रू क्या है हार्ट में भेजते हैं। इस तरीके से ये हार्ट में जाएगा और पूरा हार्ट के अंदर जाता है, और इससे हमें क्या है हम डायग्नोसिस बनाते हैं। इससे हम पता करते हैं कि वॉल्व में क्या क्या हमारे दिक्कत है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम कार्डियक कैथेटराइजेशन, और ये कैथ लैब में होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर डालते हैं और उससे हम जांच करते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की भी जांच करते हैं कि सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, और भी वॉल्व की जांच करनी होती है हमें, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो हमने साइन, फिजिकल साइन पढ़ लिया, और ये क्या है इन्वेस्टिगेशन हमने ये पढ़ ली है। इतना सब कुछ होने के बाद हमें क्लियर होगा कि हाँ ये है। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है दो तरीके से हो सकता है। एक तो मेडिकली हो सकता है कि मेडिसिन दे के करेंगे, और एक हो सकता है सर्जिकली। अब ये किस चीज़ पे निर्भर करता है, दो चीज़ पे निर्भर करता है। एक तो पेशेंट के अंदर जो हमारा मिट्रल स्टेनोसिस आया है उसके वजह से उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सिम्टम कितने ज़्यादा आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम है तो हमें सर्जिकली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो सर्जिकली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिम्टम बहुत माइल्ड है तो हम मेडिसिन पे ही जाएंगे। ठीक है, अब मेडिसिन किस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे क्या देना है। पहला है हमारा सिस्टेमिक एम्बोलिज्म, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत देर तक रुक रहा है, उसके वजह से क्लॉट बन रहे हैं यहाँ पे, और वो क्लॉट क्या है कहीं पे भी जाके फंस सकता है, उसके वजह से भी क्या है हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में जाके फंस सकता है, तो हार्ट अटैक हो सकता है, कई प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती हैं। तो ये क्लॉट है, ये क्लॉट ना बने उसको बचाने के लिए, क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। यानी कि सिस्टेमिक एम्बोलिज्म से बचने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे वारफरीन हो गया। ठीक है, ये और एपेक्साबैन वगैरह हो गया, ये सब क्या है हमारे एंटीकोगुलेंट्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। देखिए दिक्कत के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम मेडिसिन डिसाइड कर रहे हैं। एक तो क्लॉट बन रहा है तो क्लॉट के लिए एंटीकोगुलेंट रखेंगे। अब हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, यहाँ पे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स का यूज़ करेंगे। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स क्या होती है, जैसे एटिनालोल, प्रोपेनालोल। ठीक है, ये सब क्या है हमारा बीटा ब्लॉकर ड्रग है, जो कि हार्ट रेट को कम करती है। या फिर जो हमारी कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो कि हार्ट रेट पे काम करते हैं, जैसे वेरापामिल हो गया, डिल्टियाज़म हो गया, इन सब का भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी, इसके बाद हमें तीसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही थी, एक तो हार्ट रेट तेज हो रहा था, दूसरा हमें इसके बाद एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कि बैक फ्लो की वजह से हमारे यहाँ पे कंजेशन हो रहा था, मतलब लंग्स में पानी बढ़ने लगा था, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा था। उसके लिए हम यूज़ करेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर से फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पेशेंट को यूरिनेशन होगा, उसकी वजह से फ्लूइड जब ज़्यादा निकल जाएगा तो जो हमारा पेरीफेरी से जो हमारा क्या है फ्लूइड, जो हमारा वेनस रिटर्न जो हमारा आ रहा है, वेनस रिटर्न जो है हमारा, वो जितना कम होगा उतना ही प्रेशर, जब यहाँ से फ्लूइड ब्लड कम आएगा तो यहाँ अंदर क्या है प्रेशर भी कम होगा, उसके वजह से फ्लूइड की लीकेजिंग भी हमारे लंग्स के अंदर कम होगी, उसकी वजह से लंग्स में कंजेशन वगैरह या एडिमा वगैरह भी हमारा नहीं होगा, तो सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। तो इन 3 ड्रग्स का यूज़ करके हम पेशेंट के जो सिम्टम है उसको कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे इनहिबिटर का यूज़ कर सकते हैं या आरबीएस का यूज़ कर सकते हैं, ये डॉक्टर डिसाइड करता है। ये मेनली जो मैंने चीज़ें हैं आपको बताती है, बाकी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है चीज़ें कि क्या क्या पेशेंट में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो उसमें भी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, या फिर किसी को डिस्लिपिडीमिया है तो उसके लिए भी हम लिपिड्स के लिए जो ड्रग्स हैं वो चला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है हमारा ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये मेडिकली मैनेजमेंट इसका हो गया। अब है सर्जिकल। अब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, वॉल में दिक्कत ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें होता है एक बलून वॉल्वोप्लास्टी। बलून वॉल्वोप्लास्टी में क्या होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हम एक कैथेटर डालते हैं, इस तरीके से एक वायर डालेंगे और इस वायर को हम पहुँचाते हैं हमारे कहाँ पे, वॉल में, मिट्रल वॉल के पास, और इसके अंदर एक होता है बलून। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टेनोसिस हो रखा है, क्योंकि ये हार्डनिंग हो गई है, यहाँ हार्डनिंग हो रखी है। ठीक है, ये हार्डनिंग हो रखी है यहाँ पे,
तो इस वायर के अंदर क्या है, हमारा कैथेटर के अंदर क्या होगा, हमारे एक बलून होता है। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता है, हम लगातार उसको देख रहे होते हैं, सिटी स्कैन में लगातार देख रहे होते हैं, लगातार एक्सरेज कर रहे होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाता है तो उसके अंदर जो बलून होता है उसको हम क्या करते हैं, फुलाने, इसके अंदर एकदम ये बलून जैसे फूलेगा, मोटा हो जाता है यहाँ पे एकदम से। इसमें जब एयर हम प्रेस करते हैं तो जैसे ही फूलेगा तो क्या करेगा, ये हमारे वाल्व को क्या है, फैला देगा, क्योंकि वाल्व सिकुड़ गया है, इसको क्या है, फैला देता है और ये खुल जाता है। ये एक तरीका है हमारा जो अभी लेटेस्ट आया है, क्योंकि पहले इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती थी, अब क्या है, लेटेस्ट तरीका आया है हमारा, ये नई टेक्निक आई है, बलून वाल्वोप्लास्टी। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादातर अब यही यूज़ हो रहा है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वाल्व के अंदर तो बलून वाल्वोप्लास्टी का यूज़ किया जाता है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको बलून वाल्वोप्लास्टी किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे पहुँचेगा ये बलून, उसको क्या है, फैला देगा। जो स्टिफ हो रखे हैं हमारे वाल्व, जो ठीक है नैरोइंग हो रखी है, उसको ये फैला देता है। अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, कैथेटर के थ्रू ही क्या होता है, ये मिट्रल वाल्व को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ऐसे कैथेटर डालेंगे, वहाँ पे एक वाल्व है, उसको छोड़ देते हैं और वो उसको चेंज हो जाता है वाल्व, ठीक है। वहाँ पे मतलब फंसा देते हैं इस तरीके से, और जो नैरोइंग है उसकी वो खुल जाती है वहाँ पे, ठीक है। किसकी, वाल्व की नैरोइंग क्या है, ओपन हो जाती है। और भी ज़्यादा दिक्कत है, फिर ओपन हार्ट सर्जरी करके हमको उसको ट्रीट करना होता है। तो ये थी पूरी कहानी हमारी किसकी, मिट्रल स्टेनोसिस की, कि मिट्रल स्टेनोसिस क्या है हमारा, क्या इसके कॉजेस थे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम थे, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है, क्या क्या हम पेशेंट को टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं, क्या आपको ये इन्वेस्टिगेशन करानी है, मैनेजमेंट क्या होगा, अगर सिम्टम ज़्यादा है तो सर्जिकल, सिम्टम कम है तो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मेडिसिन क्या क्या हम देंगे वो डिपेंड करता है कि क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। हार्ट रेट तेज है, हार्ट रेट कम करेंगे, क्लॉट बनने का खतरा, एंटीकोगुलेंट्स देंगे, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, डायरेटिक्स देंगे, बीपी ज़्यादा है ARB देंगे, ठीक है। लिपिड ज़्यादा है तो फिर लिपिड का मैनेजमेंट करेंगे, रेजोवेस्टेटिन वगैरह स्टेटिन्स जितने भी होते हैं वो देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मैनेज उसको किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो गया मिट्रल स्टेनोसिस का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। दो चीज़ें होती हैं वाल्व के अंदर, मिट्रल स्टेनोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।